अंकित जी आप ज्वाइन कर लिए? सर मैंने ज्वाइन कर लिया है। हाँ, आप वीडियो भी ऑन कर लीजिए। सर जो ऊपर वाली पिक्चर थी सर वो एस्ट्रो टॉबी रोबोट की थी। नहीं, ये क्यूरोसिटी रोवर है जो कि नासा का रोवर है जो कि मार्स एक्सप्लोरेशन में यूज हुआ था। दिस इज द क्यूरोसिटी रोवर। ओके, तो अभी आप नीचे एक पिक्चर देख रहे हैं, दूसरी पिक्चर आप नीचे देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे। क्या आप बता सकते हैं कि ये किस रोवर की पिक्चर है? एनीबॉडी कैन टेल? जिसको पता हो वो हाथ रेस कर सकता है। सर चंद्रयान। सर चंद्रयान 2। वेरी गुड। चंद्रयान 2 में जो रोवर यूज हुआ था उसी की राइट। इस रोवर का नाम है प्रज्ञान। ठीक है, तो ये दोनों ही जो रोवर्स हैं ये रॉकर बोगी रोवर है। एक्चुअली जो हम लोग यूज करते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए कई तरह के रोवर्स यूज होते हैं, जैसे रॉकर बोगी है, श्रिम्प है, क्रैब है, कई तरह के रोवर्स यूज कर सकते हैं। बट जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड रोवर है वो है रॉकर बोगी। ठीक है, और रॉकर बोगी होता क्या है, कैसे काम करता है, ये हम आगे की स्लाइड्स में समझेंगे। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, क्योंकि रॉकर बोगी अब अगर आप किसी से डिस्कस करेंगे अबाउट द स्पेस एक्सप्लोरेशन या प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन के लिए जो रोवर्स यूज होते हैं उसमें रॉकर बोगी विल बी द फर्स्ट नेम व्हाट आई कैन से। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले हम जैसे अभी हमने डिस्कस किया प्रज्ञान रोवर, तो प्रज्ञान रोवर के बारे में जस्ट थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। So Pragyan rover, as somebody said, was used in Chandrayaan 2 mission. इसका वेट 27 kg था एंड द पावर वाज 50 वाट। इसके अंदर 2 पेलोड्स थे। इसका डायमेंशन आप देख ही रहे हैं, इट वाज अ स्मॉल रोवर। और इसकी मिशन लाइफ 1 लूनर डे। 1 लूनर डे से मतलब है कि यानी चंद्रमा का एक दिन, 27 चंद्रमा का एक दिन, उतना इसका मिशन लाइफ था, यानी उतना इसको काम करना था। कुल मिला के जो हमारा लैंडर था वो इसको चंद्रमा के सतह तक छोड़ने वाला था और देन उसको बाहर निकल के इट हैज टू मूव। तो हमारा जो चंद्रयान 3 जो भी मिशन नेक्स्ट होने वाला है उसमें भी सिमिलर रॉकर बोगी रोवर ही प्लान किया जा रहा है विद सम माइनर मॉडिफिकेशंस। ओके, नेक्स्ट। सर। यस सर जो पिछली वाली स्लाइड में सर जो पेलोड था सर उसका मीनिंग क्या है? हाँ, पेलोड का मतलब होता है कि जब भी हम कोई चीज़ उड़ाते हैं तो उसके अंदर जो एप्लीकेशन मास है उसको हम पेलोड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल एरोप्लेन का देता हूँ कि जब एरोप्लेन उड़ता है तो एरोप्लेन के अंदर जो वेट, जैसे जो एक तो इनबिल्ट वेट है उसका, यानी एरोप्लेन का जो स्ट्रक्चर है, एरोप्लेन का जो कॉकपिट है, एरोप्लेन का जो इंजन है, उसके जो विंग्स हैं, वो सारा उसका इनबिल्ट स्ट्रक्चर, इनबिल्ट वेट है। लेकिन उसके अंदर जब यात्री बैठते हैं, जो पैसेंजर्स बैठते हैं, तो वो पैसेंजर्स आर कॉल्ड पेलोड्स। ठीक है, यानी वो वेट है जो कि उसके ऊपर फ्लाई कर रहा है। सिमिलरली कोई भी एयरक्राफ्ट होता है तो एयरक्राफ्ट जब ऊपर जाता है, स्पेस में जाता है या उड़ता है, तो उसका एक स्ट्रक्चरल वेट है जो कि उसका इनबिल्ट वेट है, यानी उसको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं। दैट इज रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। लेकिन उसके ऊपर जब हम एप्लीकेशन वाला वेट रखते हैं, एग्जाम्पल के लिए कैमरा हो गया या स्पेक्ट्रोस्कोप हो गया, तो वो चीज कहलाती है पेलोड। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल के जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था सर्वेलेंस रोबोट का। तो सर्वेलेंस रोबोट जो सिंपल एक आपका जो रोवर है जो उड़ रहा है वो आपका रोवर हो गया, लेकिन उसके ऊपर जब मैंने जो कैमरा रखा जो कि मेरा यूज, यानी अल्टीमेट जो एप्लीकेशन पार्ट जो है जिसका मेरे को यूज करना है, तो वो जो वेट है उसको मैं बोलता हूँ पेलोड। आई थिंक इट इज क्लियर।
Yes, 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 sir. Right. yes. So now we'll go to प्रज्ञान, चंद्रयान 2 रोवर। तो चंद्रयान 2 में जो रोवर यूज हुआ था, जैसा कि आप देख रहे हैं, फिर से ही रॉकर बोगी रोवर है। रॉकर बोगी बार बार शब्द आ रहा है, शायद आपको नहीं अभी पता चल रहा हो कि रॉकर बोगी है क्या, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में भी देखेंगे कि व्हाट इज रॉकर बोगी। तो इसमें 2 नेविगेशन कैमरास थे, जो कि नेविगेशन यानी उसको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये सारी इमेजेस हमें भेजने वाले थे। देन उसमें एक एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर था। एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो यानी आपका जो वहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उसको बताने के लिए कि उसका क्या कंपोजिशन है मून पर। फिर एक रिसीव और ट्रांसमिट एंटीना जो आप ऊपर देख रहे हैं, यानी वो सिग्नल्स को रिसीव और भेजने के लिए। सोलर पैनल उसमें था जो कि यूज होने वाला था फॉर गिविंग द पावर टू दिस रोवर। नेक्स्ट। इसमें आप थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं प्रज्ञान रोवर का। जैसे कि सबसे ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं। सोलर पैनल फ्रंट साइड, उसका जो फ्रंट साइड है। फिर रोवर का जो एंटीना देख रहे हैं आप, डिप्लॉयबल बूम फॉर एंटीना। डिप्लॉयबल बूम का मतलब होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि डिप्लॉय का मतलब होता है जो मूव कर सकता है, यानी अभी एक स्टोर्ड कंडीशन में है लेकिन उसको एक्चुअल कंडीशन में जाने के लिए वो मूव कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई एक टॉय है, वो आपका जैसे अगर पैक होके आएगा तो वो एक बहुत ही कम स्पेस में पैक होके आता है। तो जब आप उसको खोलते हैं तो उसका हैंडल या उसका एक आर्म वो एक बाहर निकल सकता है, जो कि आपको बाद में यूज होगा। उसी तरह से ही डिप्लॉयबल, क्योंकि हमें जब ऊपर भेजना है तो हमें इसको कॉम्पैक्ट करके भेजना होता है। देन इट कैन डिप्लॉय द एंटीनास, द सोलर पैनल्स, दीज विल डिप्लॉय विद सम काइंड ऑफ मैकेनिज्म। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैकेनिज्म मतलब जब इसको मूव करेंगे, यानी जो पहले ये बंद होके कॉम्पैक्ट होके गया था, फिर जब ये मूव करेगा तो उसी को हम मैकेनिज्म बोलेंगे। पहले भी मैंने बताया कि इसमें कैमरेज लगे हुए हैं, नेविगेशन कैमरास लगे हुए हैं, थर्मल कवर लगा हुआ है। थर्मल कवर इसलिए होता है कि भाई मून पर क्या है कि जैसे अगर वो सन को, वहाँ पर एटमॉस्फेयर तो है नहीं मून पर, या स्पेस में एटमॉस्फेयर होता नहीं है, तो अगर सन को जब फेस करता है तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, क्योंकि वो सीधे रेडिएशन से हीट आती है। और अगर वो सन को फेस नहीं करता है तो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए सिस्टम को हम लोग थर्मल कवर देते हैं, इंसुलेशन देते हैं। और आप देख रहे हैं कि इसमें बोगी के बारे में भी बात करूंगा, व्हील्स आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम सिंपल व्यू देख रहे हैं रॉकर बोगी का। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि रॉकर बोगी एग्जैक्टली है क्या। आप जो फर्स्ट इमेज देख रहे हैं ये बहुत ही सिंपल रॉकर बोगी रोबोट है, जो कि स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ है, कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बनाया है। और इसको समझने के लिए आप अगर राइट हैंड साइड वाला सिंपल फिगर देखेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा। पहला आप देख रहे हैं कि रॉकर। रॉकर क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारे दादा दादी हैं वो एक चेयर पे बैठते हैं जो आगे पीछे स्विंग होती है। आप लोगों ने देखी है उस तरह की चेयर? somebody has seen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आपने देखा ना कि Yes, अपनी sir. जैसे जो हमारे दादा दादी होते हैं वो एक चेयर पे बैठे हैं, फिर वो आगे पीछे मूव हो रही है, नीचे उसके एक वो लगा रहता है जो कि उसको अपने ही पॉइंट पर आगे पीछे झुलाता है या मूव कराता है ना। ऐसा एक चेयर देखा है आप लोगों ने, राइट? तो उस चेयर को हम जनरली क्या बोलते हैं? रॉकिंग चेयर बोलते हैं। शायद आपने सुना होगा, सुना है किसी ने कि क्या बोलते हैं उस चेयर को? Sir, yes. Yes, Sir, yes, sir. क्या बोलते हैं उस चेयर को? Rocking chair. sir. Rocking chair. राइट Sir, rocking chair. राइट, मैं समझ गया, सबको पता है उसको रॉकिंग चेयर बोलते हैं। तो उसको हम रॉकिंग चेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि रॉकिंग क्या है, एक जनरली हम टर्म देते हैं उस मूवमेंट के लिए कि जो अपने ही एक पॉइंट पर रहते हुए आगे पीछे अगर फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूवमेंट हो, उसको हम रॉकिंग मूवमेंट बोलते हैं, राइट? रॉकिंग मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा काफ़ी एप्लीकेशन है। ये हमारी जो कार है या बाइक है, इसमें भी कई जगह रॉकिंग मूवमेंट का यूज़ होता है। जैसे कि जो हमारा, आप लोगों को शायद अभी नहीं पता होगा, बट जो इंजन होता है, इंजन में जब कंबशन होता है तो पिस्टन आगे पीछे मूव करता है, और वो जो पिस्टन आगे पीछे मूव करता है वो कन्वर्ट हो जाता है व्हील के रोटेशन में, तो वहाँ पे भी रॉकिंग मूवमेंट यूज होता है। इसी तरह यहाँ पर ये रॉकर है, आप जो आगे वाला देख रहे हैं, ये कैसे मूव होगा ये आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में समझ में आएगा, आगे पीछे का क्या इंपॉर्टेंस है। और नीचे वाला जो आप पीछे देख रहे हैं वो बोगी है।
बोगी जो इसको बोलते हैं उसका मतलब बेसिकली बोगी से मतलब ये है कि जिस पे वेट आ रहा है। जैसे आपने सुना होगा ट्रेन की बोगी का, आपने सुना होगा, ट्रेन में जनरली हम बोगी बोलते हैं। तो ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं उसके पास जो वहाँ पे जो व्हील्स के पास जो सस्पेंशन सिस्टम है वहाँ पे उसको हम बोगी बोलते हैं, जो वेट लेता है। यानी ट्रेन का जो जो ट्रेन का डिब्बा है उसका जो वेट लेगा उसको हम बोगी बोलते हैं। तो कुल मिलाकर जो ये रोबोट है इसका जो वेट है वो आता है बोगी पर, और जो रॉकर है वो हेल्प करता है इसको बैकवर्ड फॉरवर्ड मोशन में। कैसे ये पूरा सिस्टम काम करता है, हेल्प करता है, वो हम आगे देखेंगे। आप नीचे वाली स्लाइड में देख रहे होंगे रॉकर बोगी तो मैंने आपको बता ही दिया। मेन बॉडी जो आप देख रहे हैं, तो मेन बॉडी का मतलब ये है कि जहाँ पर हम अपना पेलोड रखेंगे। जैसे पेलोड मैं आपको समझा ही चुका हूँ क्या है। पेलोड में आप कुछ भी रख सकते हैं, वहाँ पर कैमरा रख सकते हैं या आप स्पेक्ट्रोमीटर रख सकते हैं। जो भी आपको रखना है, जो भी एप्लीकेशन पार्ट है वो आप मेन बॉडी के ऊपर रखेंगे। ऐसे ही नहीं रखेंगे, उसको हमें फासन करना, मतलब किसी नट बोल्ट से हमें वहाँ पर फासन करना पड़ेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के लिए जो पेलोड का वेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी हमारा जो डिज़ाइन है, जो हम डिज़ाइन करते हैं किसी भी व्हीकल को, उसमें हम कितना वेट मूव कर सकते हैं उसके हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कोई भी छोटा रोवर बना लिया रॉकर बोगी और फिर मैं कोई भी वेट रख दूंगा, नहीं। मेरा जो डिज़ाइन है वो एक पर्टिकुलर वेट के लिए होगा, तो वही वेट जो है वही पेलोड वेट कहलाता है। तो जो मेन बॉडी आप देख रहे हैं वहाँ पर हम लोग कोई भी अपना जो एप्लीकेशन वाला वेट है वो रख सकते हैं। उसके आगे आप देख रहे हैं एक मैनिपुलेटर लिखा हुआ है। क्या सबको दिख रहा है? मैनिपुलेटर जो लिखा हुआ है थोड़ा सा हेजी है, क्या सबको दिख रहा है? हाँ, तो मैनिपुलेटर, मैनिपुलेटर लिखा हुआ है। मैनिपुलेटर का मतलब ये होता है कि वो एक तरह से हमारा जैसा हमारा हाथ काम करता है ना, ऐसे ही वो आर्म है। यानी वो रोबोट का आर्म है। यानी जो चीज़ें उसको एक्सेस करनी है, फॉर एग्जांपल अगर वो मून पर मूव कर रहा है या मार्स पर मूव कर रहा है, तो उसको अगर अपना जैसे कैमरा, कई बार हम मैनिपुलेटर के आगे कैमरा लगा देते हैं, या कई बार हम मैनिपुलेटर के आगे आर्म लगा देते हैं, जैसे हमारा हाथ है वैसा क्लच लगा देते हैं। तो इसके अलग अलग एप्लीकेशन हो सकते हैं। कैमरा लगाएंगे तो जैसे ऐसी लोकेशन जो कि मेन बॉडी पे लगे कैमरा नहीं ले पा रहा है, तो मैनिपुलेटर आगे पीछे नीचे जाकर उस लोकेशन की इमेज ले सकता है। या अगर मान लीजिए उसको कोई चीज़ उठानी है तो वहाँ पर एक हम आर्म जैसा एक लगा देंगे मैनिपुलेटर पर, जो कि किसी चीज़ को पिक करने के लिए या सॉइल सैंपल को लेने के लिए काम आ सकता है। तो उसको हम बोलते हैं मैनिपुलेटर। इज इट ओके? तो यहाँ तक सबको समझ में आया है? यस सर, मुझे मैनिपुलेटर समझ आया। Good. तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सर मुझे मैनिपुलेटर नहीं समझ आया। मैनिपुलेटर नहीं आया? देखिए, मैनिपुलेटर का मतलब क्या होता है? मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है? किसी को पता है मैनिपुलेट का क्या मतलब होता है? मतलब मैनिपुलेट का मतलब होता है किसी चीज को चेंज करना, मैनिपुलेट करना। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं, मेरे पास कोई चीज रखी हुई है उसको मैं अगड़म बगड़म कर दूं, मैनिपुलेट कर दिया मैंने उसको। या कोई बात है, कोई बात, कोई सीधी बात है, उसको मैं घुमा फिरा के बता दूं, तो समझ लो कि मैंने बात को मैनिपुलेट कर दिया। ठीक है? यानी कुल मिला के जो एक्चुअल जो शेप है या एक्चुअल स्थिति है किसी चीज की, उसको मैं घुमा फिरा के कुछ करूं तो उसको हम मैनिपुलेट बोलते हैं। इंग्लिश की भाषा में अगर मैं मैनिपुलेट का मतलब बताऊं तो यहाँ भी लगभग वही है। मैनिपुलेटर मतलब ऐसी चीज, वो चीज रोवर की जो कि किसी चीज की जो ओरिजिनल अवस्था है उसको चेंज करने के लिए काम में आया, उसको मैनिपुलेटर बोलते हैं। ठीक है? तो मैनिपुलेटर क्या होता है कि आप देख रहे हैं एक आर्म जैसा, आगे आपको और समझ में आएगा मैनिपुलेटर क्या होता है। जैसे हमारा हाथ है, हमारा हाथ भी एक तरह का मैनिपुलेटर है ना? हाथ कैसे मैनिपुलेटर है कि भाई आपने कोई चीज रखी हुई है, उसको फॉर एग्जांपल टीवी का रिमोट रखा है, उसको वहां से उठा के दूसरी जगह पे रख दिया, तो आपने क्या करा कि रिमोट के लोकेशन को मैनिपुलेट कर दिया, राइट? तो योर हैंड इज वर्किंग एज अ मैनिपुलेटर। सेम वे जो रोवर है उसका ये आर्म है। तो ये जो इस तरह का जो डिवाइस है रोवर में लगा रहता है जो कि चीज़ों को मैनिपुलेट करने का काम आता है, उसको मैनिपुलेटर बोलते हैं। ठीक है? आगे हम समझेंगे क्या होता है, आपको और अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट। तो देखिए, अब आपको ये समझ में आएगा कि कैसे रॉकर बोगी जो है इतना फेमस, मैं बोलूँगा क्यों इतना फेमस हुआ। जहाँ भी हम स्पेस एक्सप्लोरेशन या प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, चाहे वो नासा के रोवर्स हो या इसरो का रोवर हो, वाई वी हैव सिलेक्टेड रॉकर बोगी। रॉकर बोगी की सबसे जो इम्पोर्टेंट खासियत है वो ये है कि रॉकर बोगी जो है वो जो ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं
राइट। जैसे हम जब अर्थ पे हम लोग अपना व्हीकल लेके चल रहे हैं तो उसको हम लोग खुद ड्राइव कर रहे हैं, राइट। तो सामने अगर कोई एक मुझे बड़ी ऐसी चीज दिखाई देगी रॉक जैसी, तो मैं भाई उसके ऊपर चढ़ाऊंगा ही नहीं अपनी गाड़ी, मैं साइड से लेके निकल जाऊंगा। व्हाई विल आई ड्राइव ऑन दैट रॉक, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन का, जैसे चंद्रमा पर रोवर चलाने का या मार्स पर रोवर चलाने का, या आने वाले समय में अगर हम लोग जुपिटर या सैटर्न पर रोवर भेजेंगे, तो वहाँ का जो टेरेन है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी तो नहीं है कि भाई वहाँ किस तरह की रॉक्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई जो ऊपर हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग ऊपर हमने नेविगेशन कैमरा लगा रखा है, लेकिन उस नेविगेशन कैमरा का जो लिमिट है वो भी सीमित है, मतलब वो आपको सीमित व्यू दे रहा है। नीचे का व्यू अगर नहीं मिला और सडनली सामने एक रॉक या एक ऐसा ऑब्स्टेकल आ गया जिसपे कि चलना मुश्किल है, तो हमारे जो नॉर्मल व्हीकल है वो तो, या अगर हम नॉर्मल 4 व्हील रोबोट डिजाइन करेंगे वो तो अटक जाएगा वहाँ पर। लेकिन ये जो रॉकर बोगी है ये नहीं अटकेगा। कैसे नहीं अटकेगा वो आप थोड़ा समझ सकते हैं। ये जो आपको इमेजेस दी गई हैं, जैसे पहला इमेज आप देखेंगे कि रॉकर जैसे सामने एक ऑब्स्टेकल आया, तो वो जो रॉकर वाला पार्ट है तो उसका डिज़ाइन ऐसा होता है कि जो आप रेड वाला जो जॉइंट देख रहे हैं वो ऑब्स्टेकल के ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन पीछे जो बोगी वाला पार्ट है वो एज इट इज़ इंटैक्ट रहेगा। तो केवल आगे वाला चढ़ा, और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आप अपना मेन बॉडी देख रहे हैं जहाँ की भी हम पेलोड लगाने वाले हैं, वो भी टेढ़ा नहीं हो रहा है, इट्स नॉट बेंडिंग, स्टिल इट्स स्टेबल एंड इट इज़ फ्लैट, राइट। नेक्स्ट देखिए आप, उसका जब बीच वाला व्हील, जब यानी पहले वाला जो रॉकर वाला जो व्हील था जो रॉकर से लगा हुआ है वो चढ़ गया ऑब्स्टेकल के ऊपर, चढ़ के निकल गया। अब जब बीच वाले व्हील की बारी आई तो बीच वाला व्हील भी आप देखिए खुद को एडजस्ट कर ले रहा है टू क्लाइम ऑन द दैट ऑब्स्टेकल। और उसके बाद भी इफ यू कैन सी द मेन बॉडी जहाँ पे हमारा पेलोड लगा हुआ है, फिर भी वो बेंड नहीं हो रहा है, इट इज स्टिल स्टेबल एंड फ्लैट। सेकंड बीच वाला व्हील भी निकल गया। नाउ इफ यू सी द थर्ड व्हील, when third wheel is climbing the obstacle, the very good thing is even still that main body is still flat, it's still not bending, it is still very stable. इस तरह से जो suddenly arriving obstacles हैं उस पर बहुत ही आसानी से ये जो रॉकर बोगी सिस्टम हमारा रोवर है ये चढ़ सकता है और उसको मूव कर सकता है, ठीक है। सर इसमें पेलोड ब्लैक ब्लैक वाले वो है? वो जो बॉक्स दिख रहा है ना आपको ऊपर, एक रेक्टेंगल बना हुआ है, वहां पर पेलोड रखा हुआ है। Yes, sir. तो आप, वही मैं बोल रहा हूँ कि जब देखिए ऑब्स्टेकल पे चढ़ रहा है तब भी वो एक स्टेबल है, एकदम फ्लैट है, राइट। वो स्टेबिलिटी मेंटेन्ड है। और समझ में आएगा नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट, सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड, सी राइट हैंड साइड पे आप जो देख रहे हैं दैट इज फिक्स सस्पेंशन। फिक्स सस्पेंशन मतलब कोई भी हमारा एक नॉर्मल व्हीकल ले लीजिए, मान लीजिए मेरी कार है ना, तो आप अगर किसी कार को जो फ्लैट वही इसमें व्हील्स लगे हुए हैं, अगर मैं किसी ऑब्स्टेकल पे चढ़ाता हूँ, है ना, तो वो ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, इट विल बेंड लाइक दिस, यू कैन अंडरस्टैंड, इट विल बी इंक्लाइंड। आप विजुलाइज कर पा रहे हैं आप लोग राइट हैंड साइड वाला Yes, जो sir. है? Yes, sir. तो अगर मानिए अब थोड़ा सा और अगर ऑब्स्टेकल बड़ा होगा तो क्या होगा, कार पलट भी सकती है ना, या अगर इस तरह का मैंने रोवर यूज किया तो पलट भी सकता है, राइट। Yes, तो आप sir. देखिए इंक्लिनेशन कितना Yes. बड़ा हो गया। जबकि आप रॉकर बोगी को देखेंगे तो रॉकर बोगी में उसका केवल पहले वाला जो टायर है, जो रॉकर का टायर है वही ऊपर चढ़ा है, लेकिन पीछे का सिस्टम अभी पूरा स्टेबल है, राइट। Yes, sir. तो ये एडवांटेज है, दिस इज द एडवांटेज ऑफ रॉकर बोगी। नेक्स्ट, जैसे एक बार पीछे प्रीवियस स्लाइड, हाँ, तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आप देख सकते हैं कि जब हमारा रॉकर बोगी किसी ऑब्स्टेकल पर चढ़ रहा है तो इसके जो सारे व्हील्स हैं दे ऑल आर इन कांटेक्ट विद द सरफेस। व्हाई द कांटेक्ट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो कांटेक्ट होता है वही कांटेक्ट हमें फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, राइट। इवन आप लोग शायद 6 से 8 तक हैं, आप लोग शायद समझते होंगे फ्रिक्शन क्या होता है। क्या आप लोग समझते हैं व्हाट इज फ्रिक्शन? यस सर। Yes, sir. यस सर। आप लोग समझते हैं कि कैसे व्हीकल मूव करता है किसी लैंड सरफेस पर? What सर is मुझे that which पता है। helps? सर मैं बताऊं? बताइए। सर
जब किसी भी कार के व्हील जो होते हैं वो सड़क या किसी भी सरफेस के साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो व्हील्स और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन बनता है, जिससे कार को आगे की तरफ जाने के लिए मूवमेंट मिलती है। राइट, वेरी गुड। तो इसीलिए अच्छा, इसी पे हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों को पता है कि जो टायर होते हैं हमारे कार के टायर, आपने देखा उसमें ग्रूव्स बने होते हैं। तो वो ग्रूव्स क्यों बने होते हैं? आपने सर, देखा आपकी होगा कि आवाज जो नहीं आ हमारा रही। बाइक का टायर है या जो कार का टायर है उसमें ग्रूव्स बने होते हैं। मतलब ग्रूव्स तो आप समझते ही होंगे। सर कांटे से। हाँ हाँ, कांटे कांटे से, राइट। तो उस तरह के ग्रूव्स क्यों बने होते हैं, कोई जानता है? सर ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे ये समझाने में आपको आसानी होगी। आपको पता है क्यों बने होते हैं? सर वो इसलिए कि जैसे कार है सर, उस पे सर वो बने होते हैं सर डिजाइन से सर, इसलिए ताकि सर फ्रिक्शन हो सके। फ्रिक्शन तो वैसे भी हो जाएगा ना। जैसे अगर मान लीजिए जब हमारा कोई भी टायर अगर लैंड पे चल रहा है तो वहाँ तो फ्रिक्शन तो उसको मिलेगा ही। मतलब कुल मिला के अगर मैं क्या उसमें ग्रूव नहीं मैं बनाऊंगा बताऊं? तो क्या वो मूव नहीं कर पाएगा? जैसे एग्जांपल के लिए सर, हमारा जो मैं पहले की बताऊं? टांगा। हाँ बताइए। सर, ये इसलिए होता है ताकि रास्ते में आने वाले छोटे मोटे जो रॉक्स और स्टोन्स जो होते हैं, ताकि जो हमारा कोई भी कार या फिर कोई भी व्हीकल है वो उसके ऊपर से आसानी से जा सके। नहीं, ये रीजन नहीं है। जो पहले जो बताया था ना वो थोड़ा नजदीक था। मतलब जो आप फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन के आसपास ही है, ये इसके लिए नहीं है। ऑब्स्टेकल्स के लिए जो टायर के ग्रुप्स हैं वो फ्रिक्शन से रिलेटेड ही हैं। तो जैसे किसी ने बताया कि फ्रिक्शन हो सके, लेकिन अगर हम देखेंगे जो हमारे पहले टांगा स्टैंड, ये वो जो टांगा चलता था उसके जो व्हील्स होते थे उसके नीचे ऐसे ग्रुप्स नहीं होते थे, फिर भी वो चलता था। मतलब फ्रिक्शन तो आपको फिर भी मिल ही रहा है। कोई भी आपका अगर आप टायर लें या तो फ्रिक्शन तो फिर भी मिलेगा, सरफेस टू सरफेस कॉन्टैक्ट होकर फ्रिक्शन मिलेगा। लेकिन ये जो ग्रूव्स वाला है ये हमारा रिसेंट टेक्नोलॉजी, मतलब जब से हमारा ये ऑटोमोबाइल्स में एडवांसमेंट हुआ, टायर्स आए, तो वहाँ हमने ग्रूव देना स्टार्ट किया। उसके पहले जो टांगा वगैरह यूज होते थे या बुलक कार्ट्स होते उसमें वुडन व्हील्स यूज करते थे। वुडन व्हील्स में जनरली कुछ लोग, उस टाइम भी ऐसा था, टेक्नोलॉजी थी कि लोग ग्रूव्स बनाते थे, बट नहीं भी बनाते थे तो भी चलता था। और कोई कि ग्रूव्स क्यों होते हैं टायर में? ठीक है, मैं बताता हूँ। वो ग्रूव्स इसलिए होते हैं क्योंकि होता क्या है कि जैसे बारिश होती है तो सड़क पे पानी आ जाता है, राइट। तो सड़क पे पानी आने की वजह से वो जो हमारा व्हील है या टायर है, अगर उसमें ग्रूव नहीं होते हैं तो जो टायर और सड़क का जो सरफेस है उसके बीच में पानी की एक लेयर बन जाती है। वो पानी की लेयर बनने की वजह से वो क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि स्लिप का प्रॉब्लम होता है। आपने नोटिस किया कि जब बारिश होती है तो व्हीकल स्लिप हो जाते हैं, राइट। कई बार जैसे आप ब्रेक लगाएंगे तो स्लिप हो जाएगा व्हीकल गेट स्लिप क्यों होता है? क्योंकि वो रोटेट, फ्रिक्शन कम होती है। हाँ, रोटेट नहीं हो रहा है। वो रोटेट मतलब आपका जो मोटर है वो उसको टॉप तो ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन वो रोटेट हो रहा है, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पा रहा है। नीचे का जो सरफेस है उसको जब पकड़ेगा नहीं, फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, वो अपने आप ही रोटेट होता रहेगा अपने में ही, और रोटेट होके फिर वो स्लिप हो जाएगा, राइट। जैसे आपने देखा होगा अभी कीचड़ में हमारी गाड़ी फंस जाए तो क्या होता है, कीचड़ में गाड़ी फंसती है तो क्या होता है, वो आगे नहीं बढ़ती है, अपनी जगह पे ही वो घूमने लगता है टायर, राइट। नोटिस किया आप लोगों ने? राइट, अगर कीचड़ में गाड़ी फंसती है तो आगे नहीं बढ़ता। आगे क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि भाई जो कीचड़ है वहां पे हमें रिएक्शन नहीं मिलता है, फ्रिक्शन का जो है वो रिएक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि कीचड़ जो है बहुत ही सॉफ्ट सरफेस है। तो जो हमें रिएक्शन चाहिए आगे जाने के लिए वो नहीं मिलता है, राइट। तो अभी हम फ्रिक्शन इसलिए डिस्कस करें क्योंकि यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर हमारा राइट हैंड साइड वाला व्हीकल किसी ऑब्स्टेकल पे चढ़ता है तो उसका एक व्हीकल तो ट्रैक्शन यानी उसने सरफेस से कॉन्टैक्ट ही लूज कर दिया है। उससे क्या हुआ कि जो व्हीकल का जो व्हील्स हैं उसका जो फ्रिक्शनल कांटेक्ट है सरफेस के साथ वो कम हो गया, राइट। तो आगे मूवमेंट में भी प्रॉब्लम होगा उसकी वजह से। जबकि आप रॉकर बोगी को देख रहे हैं कि इवन ऑब्स्टिकल आने पर भी तीनों के तीनों व्हील जो हैं वो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है विद फुल ट्रैक्शन, एंड इट विल प्रोवाइड द स्टेबिलिटी एंड पावर टू मूव फर्दर। समझ में आया सबको? Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है, तो वो समझ में आ गया ग्रूव क्यों होता है। तो ग्रूव इसलिए होता है क्योंकि जो पानी की लेयर होती है ना, तो पानी की लेयर
व्हील और सरफेस के बीच में ना आके वो उस ग्रूव्स में चली जाती है पानी की लेयर। तो पानी जब ग्रूव्स में चला गया तो फिर उसका जो टायर का कांटेक्ट है वो सरफेस के साथ बन जाता है, इसीलिए वो ग्रूव्स बन जाते हैं। Yes, somebody wants to ask something? Okay. सर Navdeep wants to ask something? सर हमने सर एक रोबोट देखा है सर मीको 2 सर वो किस कैटेगरी में आता है? कौन सा रोबोट? सर मीको 2 मीको 2 आपने कहाँ देखा मीको 2 रोबोट? सर सर मैं एक वीडियो देख रही थी सर उसमें देखा था। अच्छा, तो उसका क्या एप्लीकेशन था मीको 2 का? सर वहाँ पे वो दिखा रहे थे कि एक सर 2 बच्चे होते हैं सर उनसे क्वेश्चन पूछ रहा था और सर उनके साथ सर गेम खेल रहा था सर वो मूव भी हो रहा था। तो वो एक कंज्यूमर रोबोट हुआ। दैट्स अ काइंड ऑफ कंज्यूमर रोबोट, आप बोल सकते हैं टॉय रोबोट, या अगर वो जैसे कुछ प्री प्रोग्राम उसमें लेसन्स हैं, लेक्चर्स हैं, तो इट कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ एजुकेशन रोबोट, राइट? Are you getting my point? Yes sir. So it can be like a toy or education robot. ठीक है, next. सर आप हमें सर रोबोट बनाना भी सिखाओगे? हाँ, सिखा सकते हैं, मगर अभी रोबोट बनाने के लिए, सीखने के लिए थोड़ा सा आपको और बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसके लिए ऐसी चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी जो आप आगे 9th 10th 11th या 12th में पढ़ेंगे। खासकर 11th और 12th में जब आप चीज़ें पढ़ेंगे उसके बाद शायद यू विल बी इक्विप्ड ऑफ मेकिंग रोबोट। अभी मतलब ठीक है, बना सिखा सकते हैं, मतलब आपको रेडीमेड कुछ आइटम्स देकर ज्वाइन करना सिखा सकते हैं। नेक्स्ट, लेकिन उसको मतलब एसेंस समझने के लिए आपको या 11th 12th तो एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा, जो उसके पीछे फिजिक्स या उसके पीछे साइंस है वो आपको मेनली 11th 12th में ही आएगा आपके सिलेबस में। तो ये मैं एक स्लाइड आई हैव यूज्ड टू एक्सप्लेन यू अबाउट द नासा मार्स मिशन। नासा तो आप सबको पता ही होगा, इट्स स्पेस एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसमें जो Yes. क्यूरोसिटी रोवर, जो मैंने सबसे पहले आपको फोटो दिखाया था, वो जो क्यूरोसिटी रोवर है, दैट रोवर इज आल्सो अ रॉकर बोगी। तो इसमें आप विजुलाइज कर पा रहे हैं जो मैंने अभी तक आपको समझाया, रॉकर बोगी कहाँ पर है, रॉकर कहाँ पर है, Yes, बोगी कहाँ, कोई sir. बता सकता है? Yes, वेयर इज sir. रॉकर? Yes sir. Yes, sir. सर मैं बताऊं? कोई सर only one रॉकर person, उसके पहले आगे नहीं, वाले पहले व्हील पे है। सर आगे वाले बीच के ऐसे नहीं, पहले हाथ रेज करिए एंड इंडिविजुअली वील अनम्यूट, ऐसे सब लोग एक साथ मत बोलिए, ओनली रेज योर हैंड। ओके, सो अर्शवीर कैन सर जो अनम्यूट एंड इसके टेल। आगे वाले व्हील के सर ऊपर जो सर वो पाइप से सर उस पर है। राइट, तो रॉकर का क्या फंक्शन है बताइए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रॉकर? सर सर जो बोगी का सर वेट होता है सर उसके सर साथ। रॉकर का सिंपल फंक्शन है उसको एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन प्रोवाइड करना, है ना, एक फ्लेक्सिबल फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन प्रोवाइड करना, राइट? जैसे आपका चेयर, इसको चेयर की तरह विजुलाइज करिए आप, कि जो वो मतलब व्हीकल आगे भी मूव हो रहा है और ऑब्स्टेकल आने पर क्या हुआ, वो चेयर की तरह उसको मतलब उसको एडजस्ट कर रहा है, फ्लेक्सिबली एडजस्ट कर रहा है व्हीकल को। तो जो रॉकर का जो आपको बीच में वो दिखता है ना जॉइंट, वो इम्पोर्टेंट है। वो क्या करता है, उसको फ्लेक्सिबली एडजस्ट कर लेता है ऑब्स्टेकल आने पर, राइट? तो ये रॉकर का फंक्शन है। बोगी, अभी somebody else raise the hand about the bogie. Okay, Prince, you tell me where is bogie? सर बोगी इसके पीछे वाली साइड है जो सर यहाँ पे उसके दो पीछे टायर वाली लगे हुए साइड हैं, पर होता है सर बोगी। राइट। बोगी का क्या फंक्शन है? सर वो बाहर उठाता है। वेट, हाँ, वेट ट्रांसमिट, पूरा वेट तो सही जो है। है चेसी पे जाता है, बट हाँ, इट विल ट्रांसमिट द वेट, ठीक है। ये हो गया बोगी। अच्छा, चेसी पता है किसी को, चेसी किसको बोलते हैं? चेसी शायद मैं बता नहीं पाया सर। सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? बताओ। सर चेसी,
सर किसी भी तरह के एक व्हीकल या फिर किसी भी तरह के एक स्पेस एक्सप्लोरेशन व्हीकल के जो बेसिक उसका स्ट्रक्चर जो होता है, जिसके ऊपर सारे पार्ट्स फिट के होते हैं, मोटर्स उसके व्हील्स, कैमरास, मैनिपुलेटर्स, उस पे जिस मेन पार्ट पर उसे फिक्स करते हैं उसे चैसी बोलते हैं। वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? धर्मेंद्र। वेरी गुड धर्मेंद्र। तो चेसी, जैसे धर्मेंद्र ने बोला, एकदम सही बोला। चेसी क्या होता है? वो स्ट्रक्चरल पार्ट होता है ना, जो कि हमारा वेट को लेता है और फिर वो कनेक्टेड होता है मूविंग पार्ट जैसे व्हील्स के साथ थ्रू अ सस्पेंशन सिस्टम। चेसी हमारा कार में भी होता है, बाइक में भी होता है, हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो भी हम लोग यूज करते हैं, कार, बाइक, ट्रक, उसमें जो एक स्ट्रक्चरल पार्ट है, स्ट्रक्चरल पार्ट ना नीचे का जो स्ट्रक्चर है जो कि व्हील्स पर जाके सस्पेंड होता है या सस्पेंशन सिस्टम के साथ जुड़ा होता है, उसी को हम चेसी बोलते हैं। तो इसकी जो चेसी है वो बीच में आप देख सकते हैं ना, बीच में जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो पेलोड रखा है उसके नीचे का जो स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्टेड है व्हील्स के साथ, उसको हम चेसी बोलते हैं। ठीक है, तो जो वेट है, जो आपका पेलोड का वेट है, वो चेसी पे आता है, और जो चेसी का वेट है वो ट्रांसमिट होता है बोगी के ऊपर, और रॉकर जो है वो उसको टू एंड फ्रो मोशन, जब ऑब्स्टिकल आएगा टू एंड फ्रो मोशन को एडजस्ट करने के लिए, मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड मोशन को एडजस्ट करने के लिए यूज होता है, राइट। इसमें मैनिपुलेटर कहाँ है, तो बता सकते हैं? वेयर इज मैनिपुलेटर? सर मैं बताता हूँ। सर मैं raise your hand. No, not like this. Raise your hand. So I think Noorpreet has not spoken so far. Noorpreet, आप बताएं। Noorpreet? Okay, Noorpreet, I think. Yes sir. Yes Okay, sir. आप बताएं, आपने हाथ रेस किया था मैनिपुलेटर के लिए? सर यस सर। सर मैनिपुलेटर सर उसके ऊपर है ऊपर कहाँ पर? सर, वहाँ पे व्हील के ऊपर सर, वो ऊपर। और क्लैरिफाई करें कहाँ पर है मैनिपुलेटर? सर मैं बताऊं? कौन बोल रहा है? सर मैं अर्श ने नहीं बोला अभी तक। अर्श आप बताइए। सर मैनिपुलेटर रोबोटिक आर्म है सर। गुड। रोबोटिक आर्म जो है वही मैनिपुलेटर है यहाँ पर, है ना? गुड। क्या फंक्शन है मैनिपुलेटर का? सर मैं बोलूं? सर मैं बोलूं? let Arsh continue. सर जो Let Arsh आगे continue. वाली चीज नहीं, नजर मार लिया कर सर, वो उसको सर हेल्प करता है सर मूव करने के लिए। तो जैसे कि नीचे कोई कैमरा दिखाने के लिए। यस सर, कोई सर उसको मूव करना है सर, कुछ देखना है। राइट, ठीक है। ओके, तो अब जैसे कि आप लोग देखते हो, यस यू हैव अंडरस्टूड, आप लोग काफी हद तक, यानी जो मैंने आपको बताया आप लोग समझ गए हैं, एंड दैट इज वेरी गुड दैट यू पीपल हैव अंडरस्टूड। तो अभी हम जल्दी से एक ग्लांस ले लेते हैं अबाउट द नासा। सभी लोग म्यूट कर लें, खुद को म्यूट कर लें। व्हेन आई रिक्वायर आई विल आस्क यू द क्वेश्चंस, ओके? अभी म्यूट कर लें आप लोग। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द नासाज मार्स मिशन, थोड़ा उसके बारे में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्यूरोसिटी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्यूरोसिटी रोवर है। इसको डिजाइन किया गया था टू ट्रैवल ऑन मार्स, मार्स पर जाकर ट्रैवल करने के लिए। और मार्स का जो जियोलॉजी है, जियोलॉजी मतलब मार्स का जो टेरेन है, यानी वहाँ का सॉइल, वहाँ का रॉक किस तरह का है, वहाँ का टेरेन किस तरह का है, इसको स्टडी करने के लिए ये रोवर भेजा था, राइट। और वहाँ के क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं। प्लीज मेरी क्लास है। अरे मेरी क्लास चल रही है। सर प्लीज म्यूट। देख नहीं रहा, चल तो रही है। सर सबका म्यूट कर दो। सर सबको म्यूट कर दो।
ओके, अंकित जी आप तो कंटिन्यू जैसा कि कीजिए। हाँ जी, जैसा आप देख सकते हैं कि जो नासा का मार्स मिशन है क्यूरोसिटी, उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है। सबसे पहले रोबोटिक आर्म, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि रोबोटिक आर्म मैनिपुलेटर, रोबोटिक आर्म इज अ काइंड ऑफ मैनिपुलेटर, राइट। तो ये रोबोटिक आर्म, इसका क्या एप्लीकेशन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारे हाथ की तरह से, हमारा हाथ है ना उसी तरह से काम करता है। जैसे कि क्या करेगा, इट विल हेल्प्स इन मैनिपुलेटिंग सॉइल एंड रॉक्स। मैनिपुलेटिंग जैसे मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि किसी भी चीज़ की यथास्थिति को चेंज करने के लिए जो हम लोग प्रोसेस यूज करते हैं उसको मैनिपुलेट बोलते हैं। उसकी कोई स्थिति है, मतलब किसी एक ओरिजिनल स्थिति है, ओरिजिनल पोजीशन है, उसको यदि हम चेंज कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। तो वहाँ पे अगर मान लीजिए कुछ सॉइल या रॉक पार्टिकल्स हैं, उसको उठा के सैंपल लेने के लिए तो उसके लिए ये मैनिपुलेटर या रोबोटिक आर्म यूज होता है, राइट। और उसमें कई बार रोबोटिक अब वो हमारा जो अलग अलग प्रोजेक्ट है या अलग अलग मिशन है उस पर डिपेंड करता है कि रोबोटिक आर्म में हम क्या लगाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन सम मिशन सम कैमरा इज बीइंग पुट इन द रोबोटिक आर्म, या एट सम प्लेसेस वी पुट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर्स, कि भाई वो एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो जाकर एक पर्टिकुलर रॉक पार्टिकल पे फोकस करके उसका एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी ले लेगा और फिर वहाँ से हमें उसका कंपोजिशन वगैरह पता लग जाएगा। कई बार कुछ मैग्नीफाइंग कैमरास लगे रहते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मिशन प्रोफाइल एंड मिशन एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि लेजर। लेजर का काम होता है, इट बर्न्स स्मॉल होल्स इन रॉक्स एंड सॉइल अप टू 23 फीट अवे एंड आइडेंटिफाइज केमिकल एलिमेंट्स। यानी 23 फीट तक दूर कोई पार्टिकल्स हैं तो उस पर क्या करता है लेजर, ये एक लेजर उस पर फोकस करके उसको बर्न करके सॉइल या रॉक पार्टिकल्स को, उसको केमिकल्स, उसके अंदर क्या केमिकल्स हैं दैट इट कैन आइडेंटिफाई। Then as you can see there are color cameras which are used in taking the 3D images and sent to the earth. Then we have UHF antenna on the right hand side if you can see। क्या होता है कि ये ट्रांसमिशन के काम आता है, यानी जो भी इसने फोटोज इमेजेस लिए हैं या जो इसने सैंपल्स का एक्सरे किया है उसको ट्रांसमिट, यानी अर्थ पर उसके सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के, जहाँ पे अर्थ पे फिर वो प्रोसेस होता है, राइट। देयर इट इज यूज्ड। Then you can see the power source. A nuclear battery is kept there to provide it the power for its mission life. Then we have a neutron detector. तो आप पीछे देख रहे हैं न्यूट्रॉन डिटेक्टर है। ये क्या करता है कि वहाँ पर सॉइल में पानी है या नहीं ये खोजने की कोशिश करता है। देन यू हैव अ वेदर स्टेशन। वेदर स्टेशन क्या करता है, विंड स्पीड, एयर प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सारी चीज़ों को मेजर करता है, नापता है और हमें बताता है कि वहाँ पर मार्स पर किस तरह का एटमॉस्फेयर या वेदर कंडीशंस है, मार्स के एक पर्टिकुलर प्लेस पर। देन वी हैव अ रेडिएशन डिटेक्टर। ये क्या करता है कि जो सन से रेडिएशंस आ रही हैं उसको मेजर करता है कि भाई सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं वो अर्थ और मार्स पर क्या डिफरेंस है उन रेडिएशंस का। फिर उसके बाद क्या है, मिनरल डिटेक्टर्स हैं। मिनरल डिटेक्टर्स का क्या मतलब है कि इट इज़ यूज्ड, एक एक्सरे बीम, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सरे बीम जो होती है वो पास ऑन कराता है और उसको मिनरल्स को डिटेक्ट करता है। केमिस्ट्री लैब, वही केमिस्ट्री लैब में वही, मतलब जो रॉक और सैंपल्स लिया है, सॉइल का सैंपल लिया है, उसको सब केमिकल कंपोजिशन के बताने का काम आता है। तो ये एक कंप्लीट रोवर पैकेज है जो कि मार्स पर भेजा गया था बाय नासा, फॉर्म ऑफ क्यूरोसिटी रोवर। एंड इसमें जो आप अलग अलग इसके जो पार्ट्स देख रहे हैं इसका अलग अलग एप्लीकेशन है। और रॉकर आपको मैं अंकित जी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अभी ये मीटिंग फिर से एंड हो जाएगी तो आप सभी बच्चे और अंकित जी आप प्लीज रिजॉइन कर लीजिएगा और उसके बाद फिर हम जो भी रिमेनिंग पार्ट है इस प्रेजेंटेशन का वो कंटिन्यू करेंगे और बच्चों के जो ओवरऑल क्वेरीज होंगे, डाउट्स होंगे वो हम फिर से एंड में ले लेंगे। सर स्क्रीन शेयर बंद हो